गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग, हमारे सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। देखिए, कल के लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट को कंप्लीट किया था, यानी उसके बारे में एक ओवरव्यू आपको बताया कि कैसे प्लांट में यानी प्लांट अपना फूड को खुद सिंथेसाइज करता है। डैट मीन्स कि ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं और इसीलिए वो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से, ट्रॉफिक मतलब एनर्जी का लेवल, यानी अपने एनर्जी को खुद मेंटेन करते हैं वो। अब जो फूड उन्होंने सिंथेसाइज किया है, तो पहले फूड को बनाएंगे और तब उस ऑर्गेनिक फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एटीपी को जनरेट करेंगे। एटीपी का मतलब हमेशा याद रखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, यहां पर एक टर्म है एटीपी, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी। एनर्जी का ये क्या है बेटा? करेंसी है। अब इस एनर्जी के करेंसी को, यानी आप जब मार्केट में जाते हो, आपको कुछ भी परचेज करनी होती है, तो आप किस सेंस में कोई चीज़ को परचेज करोगे या सेल करोगे? आप बोलोगे सर रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़, हर कंट्री के एक अपनी रुपीज़ होती है, यानी उसी फॉर्म में किसी चीज़ को आप सेल करते हो और परचेज करते हो। तो उसी तरह हमारे बॉडी में अगर कहा जाए कि एनर्जी बनेगा, तो किस सेंस में बनेगा? एटीपी के सेंस में। और एनर्जी खर्च होगी तो किस सेंस में खर्च होगी? तो एटीपी में। अब इसमें होता क्या है, एडिनोसिन एक, समझ लो कि एक कंपाउंड है, ठीक है ना? एडिनोसिन एक कंपाउंड है और यह एक नाइट्रोजिनस बेस का कंपाउंड है। ओके, और इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर चेंजेस कैसे? अगर एनर्जी बनना होगा, ये पहले एनर्जी अगर मान लो खर्च करना है, तो एटीपी खर्च होता है किसमें? एडीपी में, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, और एडीपी से भी अगर ज़्यादा खर्च होना है, तो ये कन्वर्ट होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो अगर एनर्जी बनना होगा तो इस सेंस में बने, खर्च होना होगा तो कैसे? एटीपी खर्च होगा एडीपी में और एडीपी खर्च होगा एएमपी में। और अगर एनर्जी बनना होगा तो फिर कैसे बनेगा? एएमपी से बनेगा एडीपी और एडीपी से फिर क्या बनेगा? एटीपी, यानी फिर से यह बन गया। आप ऐसे समझ लो कि आप जब पैसा कमाने जाते हैं, आपके पापा तो क्या कमा के लाते हैं? पैसा। किस सेंस में? करेंसी के रूप में। 500 के नोट्स, 2000 के नोट्स, 100 के नोट्स, इस तरह से। ठीक है, और जब खर्च करना होता है तो किस सेंस में खर्च करेंगे? 500 के नोट्स, 2000 के नोट्स, इसी सेल फॉर्म में खर्च करेंगे। तो उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर अगर एनर्जी बनना होता है तो किस सेंस में बनेगा? एटीपी के सेंस में। और खर्च होना होगा तो किस सेंस में? एटीपी के सेंस में। तो जब खर्च करना है तो 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट निकल गया तो 2 फॉस्फेट, 2 में से भी एक फॉस्फेट निकल गया तो सिंगल फॉस्फेट। उसी तरह जब बनना होगा तो मोनोफॉस्फेट में एक फॉस्फेट आके जुटेगा, यहाँ पर इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं। ऐसे आके जुटा तो ये हो गया एडीपी, और फिर से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आके जुटेगा तो ये हो जाएगा एटीपी। और यहाँ पर ऐसे लिबरेट होंगे, यहाँ पर निकल गया और यहाँ से भी निकल गया। तो ये इस सेंस में खर्च होना और इस सेंस में बनना होता है। अब चलेंगे डोर को क्लोज करो। अब आइए, अब आज का हम लोगों का टॉपिक है, तो पहले प्लांट ने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी फूड के सेंस में खुद से बनाया। ये तो हम लोगों ने देखा, कल बताया आपको कैसे बनाया, फोटोसिंथेसिस के मीडियम से। लेकिन हम बना बनाया खाना लेते हैं, तो जो हम बना बनाया खाना लेते हैं
वो हमारे अंदर कैसे क्या काम करता है। तो हम जो फूड लेते हैं तो हमारे अंदर न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस है। हमारे अंदर न्यूट्रिशन, प्लांट का न्यूट्रिशन तो देखा कि प्लांट जो है वो अपने न्यूट्रिशन को क्या करता है भाई, तो प्लांट अपने न्यूट्रिशन को खुद सिंथेसाइज कर लिया। अब हमारे अंदर, यानी कि अब हम लोग हेडिंग देख लेंगे एक बार, न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल के अंदर में न्यूट्रिशन का कैसे क्या काम होता है। देखो, जब न्यूट्रिशन इन एनिमल की अगर बात करेंगे तो न्यूट्रिशन में ये एनिमल में न्यूट्रिशन के लिए 5 फेजेज बटे हुए हैं। सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा चीज है हमारे अंदर कोई पिगमेंट नहीं है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके और वाटर और CO2 को एसिमिलेट करके एक ग्लूकोज को बना सके। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हम मेंशन करना है कि एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। एनिमल्स जो होते हैं वह हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, सभी एनिमल्स मोस्टली, कुछ प्रोटिस्टा को छोड़ करके। ओके, तो जनरली हम जब एनिमल्स में मूव करेंगे तो ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। तो एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉफिक हैं, दैट इज they are depends on other organism for their food। तो अपने फूड के लिए ये किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ये अपना खुद से नहीं बना सकते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब एनिमल का न्यूट्रिशन ये लगभग 5 फेजेज में कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और खास करके ह्यूमन बींग्स का क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अगर उसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम करें कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे, पैरामेशियम में कैसे और तब हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले देखिए, the process of nutrition is the process of nutrition is the process of nutrition is complete in the process of nutrition is complete in 5 फेजेज और स्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो होता है वह है इंजेशन, देखो जितने भी होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड को अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ करते हैं, यानी माउथ के थ्रू या बॉडी के किसी पार्ट से अपने बॉडी के अंदर उसको इंजेस्ट करते हैं, दैट इज द इंजेशन, यानी कि फूड को अपने अंदर लेना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। तो एक स्टेज इंजेशन होता है, सेकेंड स्टेज होता है डाइजेशन। 1 बाय 1 करके इसको यहाँ पर मेंशन भी कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। तो इंजेशन के प्रोसेस में क्या करता है, taking of food in the body through any body parts is called ingestion। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंजेशन कहते हैं।
all holozoic animals are ingest their food generally through माउथ। जनरली खास करके जितने भी हायर एनिमल्स हैं वो सभी अपने फूड को कैसे इंजेस्ट करते हैं, तो माउथ के थ्रू वो अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं। इंजेशन के बाद में, ये टर्म ही है इंजेशन, इंजेशन के बाद में है बेटा डाइजेशन। अब डाइजेस्ट का मतलब क्या हो गया? एक्चुअल में हम लोग जो फूड लेते हैं वह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना होता है। और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए वेरियस एंजाइम का एक्शन होता है, जिसके वजह से वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर के सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए, तो डाइजेशन के प्रोसेस में यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड into simplest organic compound, complex organic compound convert into simplest organic compound by the action of various digestive enzyme, by the action of various digestive enzyme। तो ऐसे बहुत सारे डाइजेस्टिव अब हमारे बॉडी में ही आएंगे। जब आप रोटी को खाते हैं तो रोटी का पहला डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में सिक्रीशन होता है बेटा सलाइवा का। जब हमारा रोटी माउथ में, हम लोग उसको मेस्टिकेशन का मतलब छोटे छोटे दांत से किसी चीज को चबाना, यानी स्मॉल पीस में काट के तोड़ना अपने टीथ से, उसी को कहते हैं मेस्टिकेशन ऑफ फूड। तो जब हम लोग रोटी को धीरे धीरे अपने मुंह में लेके चबाते हैं तो उसके साथ सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है, उससे बाहर आते हैं, तो वो रोटी के साथ मिक्स होते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इसी तरह से बेटा द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम, उसके ऊपर जैसे सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा जो निकला वो क्या है, एक एंजाइम है। तो सलाइवा डाइजेस्ट करता है, यानी ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, जो हमारे रोटी में है। स्टार्च एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्लूकोज से बनता है स्टार्च। उसी तरह डाइजेस्टिव एंजाइम अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्शन करते हैं, ये पूरा डिटेल देखेंगे। तो डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना। अब डाइजेशन के बाद में होता है बेटा एब्जॉर्प्शन, यानी जो खाना हमने खाया है और खाने के बाद उसको डाइजेस्ट किया है, तो डाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना, यानी उसको अब एब्जॉर्ब कर लेना। कोई चीज बना है तो उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है, यानी उसको एब्जॉर्ब कर लेना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो देखिए एब्जॉर्प्शन के लिए यहां पर क्या है, तो डाइजेस्टेड फूड are absorbed in body parts through diffusion
इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। ओके, नोन एज एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद में एब्जॉर्प्शन के बाद में अब क्या है? एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद में है अब एसिमिलेशन। तो जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है बॉडी के पार्ट्स में, अगर कोई यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जैसे अमीबा वगैरह, तो वो तो एक ही सेल के हैं। वो जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है डाइजेशन के बाद, जो एब्जॉर्ब हुआ है साइटोप्लाज्म में, अब वो ब्रेक डाउन होकर के क्या देंगे? एनर्जी को देंगे। दैट इज द एसिमिलेशन। द digested food are used to generate the digested food are used to generate energy is known as एसिमिलेशन। फिर उसी को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। ये जी नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद में होता है एक फिफ्थ, ये फोर्थ हो गया स्टेप्स, ये फिफ्थ स्टेप, तो उसको कहते हैं एजेशन। इंजेशन और एजेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें क्या होगा? जब हम खाना खाते हैं तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो अनडाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी के पार्ट से निकाल के बाहर करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। तो इजेशन में हम लोग, जैसे हम लोग स्टूल का डिस्चार्ज करते हैं, तो हमारा जो बॉडी का स्टूल है वो क्या है? अनडाइजेस्टेड फूड है। ओके, देखो एक्सक्रीशन एंड एजेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं। स्टूल जो हम डिस्चार्ज करते हैं वो हमारा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन स्वेट, यूरिन जो हम लोग यूरिनेशन करते हैं, यूरिन का डिस्चार्ज करते हैं, वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, एक्सक्रीट करके निकालना। ओके, और जो स्टूल डिस्चार्ज करते हैं वह एक अनडाइजेस्टेड फूड है, दैट इज नोन एज डेफिकेशन या एजेशन। The undigested food are discharged from body. Undigested food are discharged from body is known as ejection or defecation. डेफिकेशन। तो ओपन डेफिकेशन पे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, यानी खुले में शौच नहीं करने का। तो ये क्या था? ओपन डेफिकेशन मतलब ओपन प्लेस पे डेफिकेट नहीं कर होने चाहिए। उससे क्या होते थे? बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। हमारे वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो पॉल्यूटेड होते थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और घर घर तक शौचालय का प्रोग्राम चलाया। तो वो क्यों? क्योंकि ओपन में डेफिकेशन नहीं हो। अब आइए चलिए
तो बेटा ये 5 स्टेप्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन से स्टेप्स? तो 5 स्टेप्स की अगर बात करें तो सबसे पहले इंजेशन, सेकेंड में डाइजेशन, और थर्ड में डाइजेशन के बाद में इंजेशन, डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद में है आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन, एंड फिफ्थ स्टेप्स इजेशन। यही 5 स्टेप्स में हमारा जो बॉडी के अंदर का न्यूट्रिशन जो है वो पूरा होता है। अब चलिए हम लोग अब देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा को थोड़ा सा फोकस करेंगे। आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ा होगा वो चीज़, ठीक है? तो वही चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा की अगर बात करें हम लोग तो न्यूट्रिशन सबसे पहले अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो वाटर में, जनरली अमीबा कहाँ है? तो वाटर में। तो अमीबा क्या करता है? अमीबा जो है बेटा वो टीनी पार्टिकल, टीनी प्लांट या टीनी फूड को कैप्चर करने का काम करता है। अमीबा कैप्चर टीनी प्लांट्स और एनिमल, छोटे प्लांट या एनिमल पार्ट्स को, टीनी प्लांट और एनिमल पार्ट्स। अब ये कैसे? तो एनिमल अमीबा में भी वो 5 चीज़ों को देखते हैं कि यानी अमीबा, तो अमीबा तो हम जानते हैं, अमीबा को जान लीजिए कि वह एक होलोजोइक है। लेकिन होलोजोइक होने का मतलब यानी उसके पास एक पार्टिकुलर बॉडी का ऐसा कोई माउथ पार्ट नहीं, एक ही सेल का है तो उसके पास माउथ और ये सारी चीज़ें नहीं है। तो वो फूड को कैसे कैप्चर करेगा? तो हम जानते हैं अमीबा इज ए होलोजोइक organism and they capture the food by process of फैगोसाइटोसिस। अब यहाँ पर एक टर्म आया फैगोसाइटोसिस, बहुत जगह पढ़ना है फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब जब किसी सॉलिड फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ करना, ठीक है? किसी भी पार्टिकल को इनगल्फ करना, दैट इज द साइटोसिस। अगर फूड पार्टिकल है तो फैगो और लिक्विड पार्टिकल है तो पिनो, ठीक है? तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ फैगोसाइटोसिस मतलब इनगल्फ सॉलिड पार्टिकल, एंड पिनोसाइटोसिस का मतलब इनगल्फ लिक्विड पार्टिकल, इसका मतलब लिक्विड इनगल्फ लिक्विड पार्टिकल। तो ये फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से क्या करता है? वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ करता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है फिंगर लाइक का, एक प्रोजेक्शन निकाल करके, जिसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। अब वो चीज़ को देखेंगे। तो यानी कि हम लोग अमीबा के न्यूट्रिशन में वो 5 प्रोसेस को देखेंगे। वो 5 प्रोसेस क्या क्या है? तो वो 5 प्रोसेस पूरा का पूरा जैसे अभी बताता हूं आपको।
हमारा टॉपिक ही चल रहा है न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है किसका, तो अमीबा का, तो वो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, तो फर्स्ट प्रोसेस है इंजेशन। तो अमीबा क्या करता है, अमीबा फॉर्म ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड दी या फॉर्म ए स्ट्रक्चर अराउंड द फूड पार्टिकल दैट इज नोन एज pseudopodia. Okay, amoeba has not particular body part. Amoeba has not particular body part for food ingestion, but it they develop लेकिन ये डेवलप करता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, बट दे डेवलप ए फिंगर लाइक projection around the food particle, but they develop a finger like projection around the food particle which is called pseudopodia. उसी को क्या कहते हैं, pseudopodia. ओके, अब इसका अगर हम लोग पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं आपको, इंजेशन, डाइजेशन, ये सारे चीजों का, यहाँ पर अमीबा का एक स्टेप्स देखेंगे। ये अमीबा है, अमीबा के अंदर ये वैक्यूल है, फूड वैक्यूल, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, और ये इसके पास यहाँ पर ये फूड, सॉलिड फूड है। ओके, ये स्यूडोपोडिया है जो किसके अराउंड बनाया है, तो फूड पार्टिकल के अराउंड में ये बनाया है। ये क्या करता है बेटा, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के शेप में चेंज कर लेता है। अभी सेल पढ़ लिए होंगे, सेल का जो कवरिंग लेयर होता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी सेल बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं हो सकता है। किसी भी कहीं पर भी एक एग्जांपल बताइए जो सेल बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो, तो कोई सेल बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हो ही नहीं सकता है लिविंग कंडीशन में। ओके, अब चलिए, तो ये स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया, दैट ये स्टेप्स, और ये जो हुआ ये फूड हुआ, और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग फूड वैक्यूल। दिस इज दी फूड वैक्यूल, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस का नाम है इंजेशन। ओके, अब आइए इसके बाद में सेकेंड, ये अमीबा, अब जो डाइजेस्टेड फूड है, ये डाइजेस्टेड फूड इस फूड वैक्यूल के अंदर में आ जाएगा। ये अमीबा अपना शेप नॉर्मल किया, और ये जो फूड था, अब यह फूड इस फूड वैक्यूल के अंदर में आ गया। ओके, अब फूड वैक्यूल के अंदर में आएगा तो ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। यानी इस फूड वैक्यूल के अंदर में बहुत सारे एंजाइम है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तो ये अपने को, यानी ये फूड जो है वो अब ब्रेक डाउन होगा। अब उसके बाद में
तो ये जो फूड था बेटा, अब ये ब्रेक डाउन होकर के स्मॉल स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो गया, और ब्रेक डाउन होने के बाद में अब ये फूड वैक्यूल से इसके साइटोप्लाज्म की ओर आएगा। तो साइटोप्लाज्म में कैसे आएगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब आप सोचेंगे सर डिफ्यूजन क्या है? ओके, तो ये डिफ्यूज करके अब इसके साइटोप्लाज्म में आना चाहेगा, तो सब साइटोप्लाज्म में आएगा। और ये जो फूड था वो डिफ्यूज होकर के इसके साइटोप्लाज्म में आ गया, और साइटोप्लाज्म में आएगा तब अमीबा इसका यूज करके अपने बॉडी का ग्रोथ कर लेगा। फूड बाहर की ओर आ गया, अब अमीबा अपने बॉडी का ग्रोथ करके साइज बढ़ा लेगा। ये जो प्रोसेस था फूड को अपने अंदर लेने का, ये इंजेक्शन फूड को इस फूड वैक्यूल के अंदर में ले लिया, दैट इज द डाइजेशन। और इस फूड को डाइजेस्ट करने के बाद इसको डिफ्यूज आउट करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये क्या है? दिस इज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में ये फूड जब इसके अंदर आ गया साइटोप्लाज्म में, अब इसका ब्रेक डाउन होगा, तो इसको कहेंगे हम लोग एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन होकर के जो बचा हुआ फूड है, अब वो अनडाइजेस्टेड फूड वो डिफ्यूज आउट होगा। तो डिफ्यूज आउट होने के लिए उसको ग्रोथ करके अब तो जो बचा हुआ फूड है उसको यहाँ के बॉडी के एक पार्ट से उसको डिफ्यूज आउट कराएगा। तो करता कैसे? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपना रप्चर कर लेता है, और ये ऑन जो डाइजेस्टेड फूड है इसको बॉडी से डिस्चार्ज किया यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करके, दैट इज द, और इसी प्रोसेस को कहेंगे हम लोग एजेशन। ये पूरा का पूरा 5 स्टेप्स आपको दिख रहा है। तो इंजेशन में आपको लिख दिया, इंजेशन के बाद में आप डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या आपको लिखना है, यहाँ पर दिख रहा है, तो जो फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर आया, दैट फूड पार्टिकल एंटर इनटू दी फूड वैक्यूल ऑफ द अमीबा। तो जो फूड है, तो फूड इज डाइजेस्टेड इनटू फूड वैक्यूल। तो डाइजेशन में लिखेंगे हम लोग इसमें food is digested into food vacuole of amoeba, food vacuole of amoeba, because various hydrolytic enzymes are present in food वैक्यूल। तो अमीबा के इस फूड वैक्यूल में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं। अब ये टर्म जो है बेटा हाइड्रोलाइटिक जो बोलिए, हाइड्रो का मतलब कहीं पर भी सेंस होता है वाटर,
एंडोलाइटिक का मतलब होता है ब्रेक करना। तो जो कंपाउंड है उनको ब्रेक करके, ठीक है, कंपाउंड जो है वो ब्रेक होंगे। एक लेसन है आपको क्लास 11th का बायोमोलिक्यूल, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या। जब दो छोटे छोटे कंपाउंड आपस में जुड़ते हैं तो उनमें से एक बॉन्ड बनाने के लिए एक H2O निकलता है, और जब कोई बड़ा कंपाउंड टूट करके दो छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं तो उनके वैलेंसी को पूरा करने के लिए वाटर का ब्रेकडाउन होता है। तो वाटर का ब्रेकडाउन होना मतलब हाइड्रोलिटिक होना। तो एंजाइम जो है यही काम करता है, बड़े कंपाउंड को तोड़ करके दो छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, और इसके लिए जो एंजाइम लगता है तो वहां पर वह एंजाइम वाटर को तोड़ करके उनकी वैलेंसी को पूरा कराता है। तो ऐसे एंजाइम को कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और ऐसा ही एंजाइम इस फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा में होता है। तो डाइजेशन हो गया कहाँ? फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा में। अब जो डाइजेस्टेड फूड है इस अमीबा के फूड वैक्यूल में, वह डिफ्यूज आउट करेगा, यानी इस फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा के अंदर इंटर करेंगे। तो चलिए उस चीज को लिखता हूं। अब डायग्राम अब आपके सामने है यहाँ पर। अब आप लोग बनाने के बाद मुझे ये मिटाना है ताकि मैं आपको आगे की बातों को लिखवा सकूं। तो अब देखिए नेक्स्ट थर्ड स्टेप्स क्या है। थर्ड प्रोसेस जो है वह है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड, the digested food diffused out from food vacuole to साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है आप जानते हो, यह एक सेल पढ़ा दिया गया। पढ़ाया मतलब इंट्रोडक्शन आपको एटलीस्ट दे दिया गया है सेल और सेल डिवीजन का, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यह न्यूक्लियस है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी सेलुलर कंपोनेंट होते हैं इसी को कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। कहाँ से कहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के जो कंपोनेंट होते हैं उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में इंक्लूड होता है कौन कौन, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ठीक है, पेरोक्सीसोम, ये सारे चीज, और कुछ एक्वस सॉल्यूशन यानी इस साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम होते हैं। तो वो सभी चीज मिला करके कहलाते हैं साइटोप्लाज्म। तो जो फूड अभी ब्रेक डाउन होकर के टूट करके बना है फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा में, वहां से निकल करके अब आएगा इस अमीबा के साइटोप्लाज्म में। डायग्राम आपके सामने होगा। और वो किस प्रोसेस से आता है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से आता है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन का मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि कभी भी किसी भी कंपाउंड का मूवमेंट ऑफ कंपाउंड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, ज्यादा से कम की ओर आना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ कंपाउंड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन from higher concentration to lower concentration, from higher concentration to lower concentration is called डिफ्यूजन। तो ये जो अमीबा था, चलो इस तरह से बना देता हूं। अमीबा के अंदर ये फूड वैक्यूल, और इस फूड वैक्यूल के अंदर में ये डाइजेस्टेड फूड। तो डाइजेस्टेड जो फूड डाइजेस्ट हुआ है इसकी क्वांटिटी या कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है और इधर नहीं है।
तो ये क्या करेगा बेटा, हायर से लोअर की ओर, यानी फूड वैक्यूल से, इसका नाम है फूड वैक्यूल। तो इस फूड वैक्यूल से कहाँ की ओर आएगा, और इस फूड वैक्यूल के बाहर जो भी कंपोनेंट है दैट इज द साइटोप्लाज्म। तो हमने बोला हायर से लोअर, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो हायर से लोअर की ओर आएगा, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। तो द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट फ्रॉम फूड वैक्यूल टू साइटोप्लाज्म। तो डिफ्यूज आउट का मतलब डिफ्यूजन के थ्रू, लिख भी देता हूं थ्रू डिफ्यूजन, नहीं लिखते तो भी ठीक था। डिफ्यूज आउट का मतलब सेंस वही होता है, डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आना। अब चलिए, तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद में अमीबा भी एसिमिलेशन करेगा। तो एसिमिलेशन में क्या करेगा वो, एसिमिलेशन। तो डाइजेस्टेड फूड आर यूज्ड टू जनरेट या यूज फॉर द एनर्जी, एंड फाइनली अमीबा विल ग्रो एंड नाउ इट इज रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन। यानी एक अमीबा डिवाइड होकर दो अमीबा में बढ़ सकता है, इतना ग्रोथ कर लेगा वो। The digested food are now ready for food are used for body मेटाबॉलिज्म और एनर्जी। तो बॉडी के किसी भी मेटाबॉलिज्म के लिए और एनर्जी के लिए अब ये फूड का यूटिलाइज होगा, यूज होगा। अमीबा grown to divide into two daughter अमीबा। अब अमीबा ग्रोथ कर गया है तो अमीबा में रिप्रोडक्शन, एक अमीबा डिवाइड करके दो अमीबा में बढ़ जाता है। अब यहाँ की बातें हुई तो उसके बाद आइए एसिमिलेशन के बाद में एजेशन। अमीबा के पास भी बॉडी का ऐसा कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है जो अनडाइजेस्टेड फूड को डिफ्यूज आउट कर सके, यानी बाहर निकाल सके। तो वो क्या करेगा भाई, अमीबा हैज नो particular body parts. Amoeba has no particular body part to discharge undigested food. No particular body part to discharge undigested food. तो अमीबा क्या करता है बेटा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एक जगह कलेक्ट करेगा और जहां पे कलेक्शन होगा वहां से अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़े देर के लिए रप्चर करके उसको बाहर निकाल देगा। अमीबा कलेक्ट undigested food and then rupture the plasma membrane to डिस्चार्ज इट। तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए
रप्चर करके वहां से उस चीज को निकाल देगा। तो ये तो हो गया अमीबा का, पांचों प्रोसेस देख लिया, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन, ये 5 प्रोसेस देख लिए। अब एक देखो थोड़ा सा पैरामेसियम, ये भी क्लास 10 में थोड़ा सा है, तो इसको भी थोड़ा सा करा दूं, और उसके बाद ह्यूमन बींग्स का बताऊंगा मैं। पैरामेसियम के पास जो है हिप लाइक स्ट्रक्चर जिसे सीलिया कहते हैं, और उसी सीलिया से वो फूड को कैप्चर करता है, बाकी सारा चीज लगभग सेम रहते हैं। तो पैरामेसियम इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल in which have hair like structure called cilia, which help in कैप्चर ऑफ फूड। और पैरामेसियम भी एक कंप्लीट एक्वेटिक एनिमल है। पैरामेसियम इज एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक। तो जो भी वाटर में फूड पार्टिकल होंगे उसको वो अपने सीलिया के थ्रू कैप्चर करके अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पूरा कर लेता है। तो अमीबा और पैरामेसियम का जो है एक थोड़ा सा जनरल व्यू जो है वो हम लोगों ने देखा। कितना देर हुआ? 45 हो गया। इसके बाद में अब हम लोगों को देखना है ये डाइजेशन इन या फिर कैन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को। किसको? डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स को। तो इस डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स को हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स करने के बाद में हम लोग इस पे आगे की बातों को फोकस करेंगे। ओके, थैंक यू।